बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के नवादा में दलित परिवार के 80 घरों को निशाना बनाया गया है। यह 100 उपद्रवियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और 80 घरों को जला दिया है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 10 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जब अन्य की तलाश की जा रही है। जब पुलिस ने बताया है कि अरेस्ट मुख्य आरोपी की पहचान नंदू पासवान के रूप में हुई है। जब नंदू पासवान प्राणपुर का रहने वाला है, ये इलाके का भूमाफिया है। अब पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। जाँच में पता चला है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णनगर गांव की है। इस गांव को मांझी टोला भी कहा जाता है। यहाँ मांझी परिवारों के घर बने हुए हैं। इन घरों में आग लगाने वाले पक्ष का दावा कि ये जमीन उनकी है, लेकिन असल में ये जमीन बिहार सरकार की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। यानी कि जमीन को लेकर के 80 घरों को जला दिया गया है। ये बिहार का मामला है। दोस्तों बिहार के मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश का दौर कम होने वाला है। इस दौरान आसमान में बादल तो दिखेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद कम ही रहेगी। जी आपको बता दूं कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के मुताबिक आज शुक्रवार से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जब मौसम विभाग ने आज 20 सितंबर के लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की है। आज शुक्रवार को बिहार में बारिश की संभावना कम ही है। आपको बता दूं कि बिहार में बारिश में कमी आ गई है और फिर यहाँ एक बार फिर से लोगों को उमस और गर्मी का टॉर्चर सहना पड़ रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से बारिश में कमी आ गई है। हालांकि पटना समेत बिहार में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण मौसम सुबह और फिर शाम में सामान्य बना रहेगा। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को पपीता की खेती करने के लिए 45,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। जब किसान इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार किसानों को पपीता के पौधे लगाने पर प्रति इकाई लागत का 60,000 रुपए का 75% यानी कि 45,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। ये रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि ठंड का मौसम आने वाला है। इस मौसम में पपीता का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में बिहार के किसान इसका लाभ लेकर के पपीता की खेती कर सकते हैं। इससे बिहार के किसानों को अच्छी कमाई होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दरअसल बिहार में पपीता की खेती के लिए सब्सिडी लेने के लिए बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी से हरकंप मचा हुआ है। अलग अलग जिलों के डीएम और एसपी ने छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अनुमंडल कारा, जिला स्तरीय कारा एवं आदर्श केंद्र कारा शामिल है। जहाँ गुरुवार को राज्य के कारा महानिरीक्षक के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार जेलों में अवैध सामानों की आपूर्ति, मोबाइल फोन, नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोकने को लेकर के छापेमारी की जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीमें जिलों में गठित की गई है। यह छापेमारी शाम तक जारी रहने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पूर्णिया सेंट्रल जेल में छापा पड़ा है, जहां डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। 1 घंटे से लगातार छापेमारी जारी है। इस दौरान अलग अलग वार्डों को खंगाला जा रहा है। छापे के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। हालांकि जेल में क्षमता से अधिक कैदी है। दोस्तों बिहार के नवादा में भूमि विवाद को लेकर के कई घरों को 80 घरों को आग लगाए जाने को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इन सब के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये बहुत गलत है। बिहार में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार में विफल हो गए हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में आपकी डबल इंजन पावर सरकार में दलितों के घर जला दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत देश की ही घटित घटना है। कृपया इस मंगल राज पर 2 शब्द तो कह दीजिए कि ये सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। इस पर एनडीए के बड़बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि ये भी बता दीजिए कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री ने महीनों से बोलना बंद कर रखा है। वे न मीडिया से बात करते हैं और न ही पब्लिक। ये वे जो बोलते हैं वे अधिकारियों का ही लिखा हुआ बोलते हैं, क्योंकि जब वे स्वयं का बोलने लगते हैं तो फिर कहीं से कहीं और कुछ बोलने लग जाते हैं। शायद इसलिए ही ये पाबंदी लगा दी गई है। एनडीए को बिहार ही नहीं बल्कि अपराधियों की चिंता है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का रास्ता आसान हो गया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसे शीतकालीन सत्र में मंजूरी के लिए संसद में संबंधित बिल पेश कर सकती है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का वादा किया था। आम चुनाव में भाजपा को बहुमत तो नहीं मिला, इसके बावजूद भी भाजपा अपने एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर के वन नेशन वन इलेक्शन का वादा पूरा करने में अब अहम कदम उठा चुकी है। चूंकि इसे संबंधित बिल को लागू करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी होगा और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए देनदारियों पर एक मुफ्त छूट का प्रावधान किया है। सरकारी, प्राइवेट और व्यावसायिक गाड़ियों के लिए छूट की अलग अलग व्यवस्था की गई है। जब परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार 15 साल से पुराने गाड़ियों के स्क्रैप किए जाने पर देनदारी पर एक मुफ्त छूट प्रदान की जाएगी। पुराने सरकारी गाड़ियों पर मोटर वाहन कर, हरित कर के साथ निबंधन, फिटनेस आदि की फीस और अर्धदंड दोनों में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं पर निजी वाहनों पर टैक्स में 90% जबकि अर्धदंड में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाले व्यावसायिक वाहनों को भी कर में यानी कि टैक्स में 90% और अर्थदंड एवं अतिरिक्त फीस में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में दादा परदादा की जमीन से जुड़े हुए मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार में जमीन का सर्वे नए नियम के तहत किया जा रहा है। जमीन का सही दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं ताकि लोग अपनी जमीन का सर्वे करा सके। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे प्रक्रिया में ये नया नियम जोड़ा गया है कि अब जमीन के दस्तावेज में किसी भी मृतक का नाम दर्ज नहीं होगा। इसकी जगह उनके वारिसों का नाम दर्ज होगा जो जिंदा है। वहीं पर अगर दादा परदादा के नाम पर जमीन है और फिर उनका निधन हो गया है तो उस जमीन पर उनके सभी वारिसों का नाम दर्ज होगा ताकि जमीन के मालिकाना हक में पारदर्शिता बनी रहे। वहीं पर अगर दादा परदादा की जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर जमीन के दस्तावेज में सभी वारिसों का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होगा ताकि कोई भी कानूनी दिक्कत ना हो सके। वहीं पर जमीन सर्वे के लिए लोगों को वंशावली फॉर्म खुद भर करके सर्वे कैंप में जमा करना होगा या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ये प्रक्रिया भूमि के बारे में यानी कि जमीन के बारे में सही जानकारी जुटाने में मददगार होगी। वहीं पर सर्वे करवाने में किसी तरह की परेशानी हो तो फिर ट्रैकर ऐप में मौजूद कर्मचारी और कानूनगो के नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन नियमों से बिहार में भूमि संबंधित मामलों में पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। दोस्तों, पूर्णिया में नेटवर्किंग और नौकरी देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जब पूर्णिया सदर थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात रामबाग पिंक सिटी के कई लॉज में छापेमारी करके 200 से ज्यादा लड़कों को मुक्त कराया है। जहां लड़कों का कहना है कि वे लोग बंगाल के रहने वाले हैं और जहांगीर, आशीष और कैसर उन लोगों को यहाँ नौकरी देने के नाम पर बुलाया था। जब पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि भोले भाले लोगों को नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था और ट्रेनिंग के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और यहाँ आने पर उन्हें बंधक बना लिया जाता था। जहाँ यहाँ आयुर्वेद की कंपनी के नाम पर बुलाया जाता था। उन्होंने बताया है कि 7 लोगों की टीम इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देती थी। इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी भी इस गिरोह का मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया है। इस मामले में सदर थाना में FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों में जहांगीर, आशीष, कैसर, रोहित और सोनू शामिल है। जहाँ पुलिस ने उनके पास से कई दस्तावेज और फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाए जाने की घटना को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम को हैशटैग के तौर पर अपनी पोस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा बिहार सरकार और नीतीश कुमार का भी हैशटैग ट्रेंड में है। इधर दूसरी ओर नवादा में घटनास्थल से सुबह की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें जले हुए घर और सामान देखा जा सकता है। दरअसल नवादा जिला मुख्यालय स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्ण नगर अनुसूचित टोले में बुधवार रात घरों को आग लगाने और फिर फायरिंग की घटना हुई थी। जहां आरोप है कि यहां के कुछ दबंगों ने इसे अंजाम दिया। बताया जाता है कि महावंचित परिवार के 2 दर्जन घरों में आग लगाई गई थी। घटना बुधवार की रात करीब 7:30 बजे उस वक्त हुई जब कई घरों में महिलाएं खाना बना रही थी। इस घटना के बाद से ही गरीब एवं महादलित परिवार के लोग दहशत में हैं। लोग बेघर हो गए हैं। वे खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से अब इन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस बीच इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर के एक और सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं पर दूसरी ओर ट्रोलिंग भी होने लगी है। या सोशल मीडिया पर यूजर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सर्वे के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कहा कि जुलाई 2025 तक इस काम को पूरा करें। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 10,000 कर्मचारियों को इस काम में लगा रखा है। जब बिहार में जमीन का सर्वे आखिरी बार साल 1900 में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। जब राज्य क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बिहार में क्राइम से जुड़े हुए 60% मामले जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। हालांकि जेडीयू नेताओं का मानना है कि शराबबंदी और जातीय आर्थिक सर्वे के तरह जमीन सर्वे भी 2025 के चुनाव में फायदा दे सकता है। जब पार्टी का मानना है कि एक बार जमीन सर्वे पूरा होने के बाद बिहार में जमीन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी बीजेपी को जमीन सर्वे के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब बिहार की जनता जहां पर दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में व्यस्त है, वहीं पर बीजेपी के सदस्यता अभियान में अभी तक केवल 5 लाख लोग ही जुड़े हैं, जबकि असम में पार्टी ने 22 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई है। जब बिहार में जमीन सर्वे के चलते जनता परेशान है, नीतीश कुमार ने जुलाई की डेडलाइन तय की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव तय समय पर ही होंगे। आपको बता दूं कि बीते दिनों जेडीयू के पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में नीतीश कुमार ने 2010 के विधानसभा चुनाव का परिणाम 2025 में दोहराने की जिम्मेदारी नेताओं को दी है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। जिस जनसुराज के नाम से वे बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के बीते 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, उसे अब पार्टी का रूप देने जा रहे हैं। जनसुराज 2 अक्टूबर को दल बनाने जा रहा है। दल बनने से पहले प्रशांत किशोर एक से एक घोषणाएं भी कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार बनती है तो फिर 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। अब इस पर उन्होंने एक छोटा सा सर्वे भी कराया है। इस सर्वे के जरिए ये जानने का प्रयास किया गया है कि प्रशांत किशोर के बयान पर लोग क्या कहते हैं। जब प्रशांत किशोर के इस बयान से लोग सहमत है या फिर असहमत है, अब सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वे हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल जनसुराज की ओर से एक्स पर बीते बुधवार यानी कि 18 सितंबर को लोगों से सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज की सरकार बनते हैं तो फिर शराबबंदी हटा ली जाएगी, क्या आप इसमें सहमत हैं? इस सवाल पर लोगों को हाँ और ना में जवाब देना था। अब 24 घंटे के बाद रिजल्ट सार्वजनिक हो गया है। एक्स पर वोटिंग में सबसे ज्यादा लोगों ने इस प्रश्न का जवाब हाँ में दिया, यानी कि प्रशांत किशोर के बयान से ज्यादातर लोग सहमत है। 76.7% लोगों ने हाँ में वोट किया है, वहीं पर 23.3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी कि इनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म नहीं किया जाए। इस सर्वे में कुल 5,828 लोगों ने अपना वोट किया है। आपको बता दूं कि जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर की इस टीम में कई बड़े रिटायर्ड IAS IPS भी शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर पार्टी बनाने से पहले ही कई बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए के नेता दोनों प्रशांत किशोर को एक दूसरे की बी टीम बता रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर कितना सफल हो पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों आटा दाल के दाम जहां बढ़ रहे हैं, वहीं तेल के दाम गिरते जा रहे हैं। घरेलू बाजार में प्रत्येक लीटर खाना पकाने के तेल की कीमत 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने रिफाइंड उत्पादों पर ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर के 32.5% कर दी है। ये खाना पकाने के तेल पर लागू होता है। सूरजमुखी, खजूर और सोयाबीन की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह त्योहारी सीजन में करीब 20 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ सकती है। ये समस्या सामान्य लोगों को भी प्रभावित करती है। जब गृहिणियां चिंतित है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना चाहती है। थोक बाजार और शहर की सड़कों पर किराने की दुकान पर रिफाइंड तेल और फिर अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल व्यापारियों के अनुसार सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर टैरिफ बढ़ा दिया है। जब बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के कारण रिफाइंड तेलों की हिस्सेदारी 5.5% से बढ़कर के 27.5% और 13.5% से बढ़कर के 35.75% हो गई है। दोस्तों बिहार के कई जिलों के निवासी बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। सारण में बाढ़ हाहाकार मचा रहा है। गंगा और फिर घाघरा यानी कि सरयू का जलस्तर बढ़ने के बाद गुरुवार को सारण स्थित जेपी के गांव सीताबद्रियारा गांव जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। जहां सारण के मांझी की सीमा से सटे यूपी के चांद दियार पुलिस चेक पोस्ट के पास मांझी बेरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हो गई है। जहाँ सारण का यूपी से सड़क संपर्क भंग हो गया है। जब बिहार में यूपी जाने वाले कई गाड़ी और फिर सड़कों में लोग फंस गए हैं। यूपी के चांद दियार के लोग
घरों से निकल कर के मुख्य सड़क और फिर रेलवे लाइन पर शरण लिए हुए हैं। इधर छपरा में शहर के सलेमपुर और फिर मोना चौक सब्जी मंडी तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। शहर के नगर पालिका चौक, नगर निगम और फिर कलेक्ट्रेट परिसर में भी पानी घुस गया है। शहर के कई मुख्य पथों पर नाला के माध्यम से बाढ़ का पानी घुसने लगा है। साहिबगंज, मोना चौक सब्जी मंडी, सलेमपुर रोड, भुटनबाड़ी, डीएपी गली और भी कई सारे इलाकों में पानी घुस गया है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे चल रही है, लेकिन जमीन सर्वे के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जी आपको बता दूं कि सरकार को खुलेआम चेतावनी दे दी गई है कि जमीन सर्वे को रोका जाए, और ये चेतावनी कोई और नहीं बल्कि संयुक्त किसान जन अभियान समिति के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं कि संयुक्त किसान जन अभियान समिति के बैनर तले किसानों की बैठक में सरकार के द्वारा कराए जा रहे जमीन सर्वे को रोक लगाने के लिए किसान नेता डॉक्टर श्यामानंद शर्मा सहित दर्जनों किसानों ने एक आवेदन लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विभागीय मंत्री, प्रमंडलीय आयुक्त एवं DCLR और फिर CO को पत्र दिया है। किसान नेता डॉक्टर श्यामानंद शर्मा ने कहा है कि वर्तमान में चल रहे विशेष जमीन सर्वे राजस्व विभाग द्वारा जब तक किसानों को जमीन संबंधित कागजात का अद्यतन नहीं किया जाता है, तब तक भूमि सर्वेक्षण कार्य पर सरकार तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। जब उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम नहीं रोका गया तो फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग जमीन मालिकों को गाँव में कैंप लगाकर की भूमि से संबंधित अद्यतन अभिलेख उपलब्ध कराए, इसके बिना किसानों का सर्वे कार्य बाधित हो रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने अभी सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है। जब सरकार कह रही है कि हेडमास्टर की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ वैसे शिक्षकों को मिल सकती है जिसके पास कम से कम 10 साल पढ़ाने का अनुभव हो, लेकिन इसी सरकार ने बिहार के हजारों सरकारी स्कूलों में 6 महीने से लेकर के 1 साल की नौकरी वाले शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। अब आलम यह हो गया है कि सरकारी स्कूलों में कुछ महीने की नौकरी वाले शिक्षक हेडमास्टर बन रहे हैं और 10 से 15 सालों से पढ़ा रहे टीचर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। सरकार के इस फरमान से बिहार के सरकारी स्कूलों में अराजकता का आलम हो गया है। जब बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज सरकारी आदेश पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा है, इसमें तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। जब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में अनुभवहीन और नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने 4 सितंबर को एक आदेश जारी किया है जिसमें पूरे बिहार के शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अगर किसी भी सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षक और BPSC से नियुक्त शिक्षक काम कर रहे हैं और उस स्कूल में अस्थायी हेडमास्टर ना हो तो BPSC से नियुक्त शिक्षक को हेडमास्टर का प्रभार दिया जाए। BPSC से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने उन्हें 10 से 15 सालों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों से सीनियर बना दिया है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है। जहां मुजफ्फरपुर में नारायणपुर स्टेशन और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मालगाड़ी के 4 बोगी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी पर रेल पट्टी लोड था, नारायणपुर से सेटिंग के लिए जा रही थी। अधिक वजन लोड होने के कारण यह हादसा हुआ है। फाटक नंबर 98B के समीप शाम के 5:25 पर हुई है। फाटक बंद होने के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हादसे के बाद अधिकारियों में हरकत मचा हुआ है। मौके पर सोनपुर मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जहां इस घटना के बाद करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जहां घटना के बाद करीब बीते 3 घंटे से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर अप डाउन गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। जब परिचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए पूरी टीम जुट गई है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने जन्नत में 72 हूरों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस्लाम में इनाम की बातें हैं, लेकिन इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा करके लोगों को बताया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को हूरें मिलने के सवाल पर कहा है कि उन्हें भी वही इनाम मिलेगा जो मर्दों को मिलेगा। एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम में सजा और इनाम की बातें हैं, लेकिन ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके लोगों को बयां किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब समाज का कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें दोनों की बातें होती है, सजा भी होती है, इनाम भी होता है। उन्होंने कहा है कि कहीं इनाम का जिक्र होगा लेकिन उनको बड़ा चढ़ा करके बयां किया जा रहा है, या ऐसी चीजें ढूंढी जाती है। इसी तरीके का बहुत ज्यादा उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। वरना सजाएं बहुत सारी है और हर धर्म में है, सिर्फ इस्लाम की बातें नहीं है। सब जगह इनाम और सजाएं दोनों चीजें रखी गई है। एक सवाल पूछा गया कि ये पूछे जाने पर कि जन्नत में महिलाओं को क्या मिलेगा। उनसे पूछा गया है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक मौलाना से पूछा कि मेरे पति को तो जन्नत में हूरें मिलेगी तो मुझे क्या मिलेगा। इस सवाल के जवाब में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान का तो जिक्र ना किया जाए। इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि जो इनाम मर्दों को मिलेगा वही महिलाओं को भी मिलेगा। जो बुरे काम करने पर मर्दों को सजा मिलेगी वह सजा महिलाओं को भी मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इनाम सजा मर्दों के लिए कुछ और औरतों के लिए कुछ, महिलाओं के लिए कुछ और है। अगर पति वापस मिलने का ऑप्शन मिलता है तो फिर महिलाओं को ये इख्तियार रहेगा कि वे उसको चूज करे या ना करे।
दोस्तों, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया है। 2 महीने पहले ही तक प्रशांत किशोर को हल्के में लेने वाले स्थापित राजनीतिक दलों के नेताओं की सांस अब फूलने लगी है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान एक राजनीतिक दल का स्वरूप लेगा, लेकिन इसके पहले प्रशांत किशोर ने फिल्म वोटर की तर्ज पर एक ऐलान कर दिया है कि जनसुराज के संविधान में राइट टू रिकॉल यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाएगा। यदि मतदाताओं को अपना चुना हुआ प्रतिनिधि पसंद नहीं आता है तो उसके 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर के उसे हटाया जा सकेगा। जब प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनसुराज अन्य पार्टियों से कैसे अलग होगी। उन्होंने बुधवार को राइट टू रिकॉल को लेकर के कहा है कि जनसुराज ये प्राविधान संविधान में जोड़ रहा है कि प्रतिनिधि जनसुराज से जरूर जीतता है और किसी कारणवश जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो फिर जनता के पास ये विकल्प होगा कि वे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करे। उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून देश में अभी लागू नहीं है, लेकिन जनसुराज इसे अनिवार्य रूप से लागू करेगा ताकि जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी और भी अधिक सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। जब पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में जीएसटी संग्रह में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 13% से 5% अधिक है। जब वहीं पर पिछले 6 वर्षों में बिहार के कर संग्रहालय में 122% की वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि बिहार सहित देश भर में साल 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू होने के पहले बिहार में साल 2017-18 में कर संग्रह 17,246 करोड़ रुपए था। ये साल 2023-24 में बढ़कर के 38,198 करोड़ रुपए हो गया है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव सह राज्य कर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 42,500 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी तुलना में अगस्त 2024 तक 15,463 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हो जाएगी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.4% अधिक है। दोस्तों, बिहार में इस साल मानसून में गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में राज्य का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मधुबनी जिले में हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है। आपको बता दूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बारिश कम दर्ज की गई है। जहाँ इसके अलावा मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बिहार में बारिश स्तर पिछले साल की तुलना में कम रहा। जहाँ आने वाले दिनों में भी भारी बारिश के आसार कम है। जहाँ कुछ जिलों में हल्की बादल छाए रहने के रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। जहां आपको बता दूं कि दिन में तापमान में वृद्धि हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय मौसम हल्का ठंडा रहेगा। जानकारी के मुताबिक कम बारिश के कारण तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें लोगों को उमस और गर्मी में थोड़ी राहत देखने को मिली है। जहां सबसे कम तापमान रक्सौल में दर्ज किया गया है, जो कि 32.4 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना कम है और फिर मौसम शुष्क बना रहेगा। आपको बता दूं कि बिहार के किसानों को भी कम बारिश के कारण फसल के प्रबंधन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोस्तों, नवादा के महादलित टोले में 18 सितंबर को 80 घरों को आग के हवाले किए जाने की घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस मामले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि इस घटना के पीछे यादवों का हाथ है। अब उनके इस बयान के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भड़क उठे और उन्होंने इसे निराधार बताया। जहाँ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी का बयान सभी को साफ सीधा भ्रमित कर रहा और इसका कोई भी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में केवल नफरत और तनाव फैलता है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनका यादव समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस मामले में अब तक पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे भी देखेंगे कि समाज के लोग इस तरीके के बयानों का समर्थन कैसे कर रहे हैं। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जंगल राज करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दलितों की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और सरकार दलितों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। जानकारी के अनुसार इस घटना और मांझी के बयान के बाद नीतीश सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें राजनीतिक माहौल में तनाव और बढ़ गया है।
दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में कई लोगों के घरों को आग लगाए जाने की घटनाओं को लेकर के बृहस्पतिवार को भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा तथा आरोप लगाया है कि ये डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। नवादा जिले में बुधवार शाम जमीन विवाद को लेकर के लोगों के एक समूह ने करीब 21 घरों में आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि ये घटना मुफस्सिल थाना के अंतर्गत मांझी टोला इलाके में हुई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि बिहार में के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए सरकार की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और फिर रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा और फिर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना अब चरम पर है। जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र है और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, बिहार के नवादा में बुधवार रात महादलित समुदाय के एक टोले में आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कम से कम 30 परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, जिसमें उनका सब कुछ जल करके तबाह हो गया है, राख हो गया है। जब लोग खुले आसमान के नीचे समय बिता रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता और नीतीश सरकार के बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने इसे महागठबंधन की साजिश करार दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। जय इधर जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए एक जाति विशेष को जिम्मेदार ठहराया है। जय अपने बयान में जनक राम ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, इसी के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का चाल चरित्र बिहार के लोग जानते हैं। बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसे भटकाने की कवायद की जा रही है। समाज में नफरत और विद्वेष फैलाने के लिए साजिश की जा रही है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए जनक राम ने कहा कि जिस तरह से उनके माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अगरा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड का वर्ग संघर्ष करवा करके समाज को लड़वाया, वही मानसिकता फिर से नजर आ रही है। सत्ता में वापसी के लिए ये लोग बेचैन हैं और इसी मकसद से कमजोर वर्गों को टारगेट किया जा रहा है। अब दलितों का घर जला करके उन्हें भयभीत किया जा रहा है। जब मंत्री जनक राम ने दावा किया है कि विपक्ष की ये साजिश रंग नहीं लाएगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हर हाल में उसकी हिफाजत करेगी। इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार करके हर हाल में जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, केंद्र और फिर राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को राशन कार्ड की मदद से कई प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों का राशन कार्ड अब रद्द कर दिया जाएगा जो फर्जी होगा। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में अनियमितताएं पाए जाने के बाद करीब 40 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि जिन लोगों के राशन कार्ड रद्द किए गए हैं वो या तो मर चुके हैं या फिर गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे थे। आपको बता दूं कि विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1 अक्टूबर से पहले अपने राशन कार्ड को हर हाल में आधार से लिंक कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार में अब तक 77,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक पाए गए हैं और इनके राशन कार्ड को रद्द कर दिए गए हैं। सीतामढ़ी जिले में 17,564 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जबकि जमुई जिले में 31,000 से ज्यादा अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार के नवादा में दलित बस्ती आगजनी मामले में पुलिस ने 10 और लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके बाद अरेस्ट किए गए लोगों की संख्या 15 हो गई है। बिहार के नवादा में बुधवार शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नरोड़ा के पास स्थित कृष्ण नगर दलित बस्ती में 40 से 50 घरों को आग लगा दी। यह सूचना मिलते ही आला अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी डीएम तक मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर लोगों ने बताया है कि आग लगने के साथ ही फायरिंग भी की गई थी। मौके की नजाकत को एक एक करके सभी बातों की जाँच की जाने लगी है। जब
22 सितंबर को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी घटनास्थल का दौरा करेंगे। जब मांझी ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं वे सभी यादव जाति के हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बिहार के नवादा जिले के दलित बस्तियों के कई घरों को जलाए जाने के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार से पूरी आर्थिक मदद की भी मांग की है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जला करके राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद करे। वहीं पर डीएम ने बताया है कि जिस जमीन पर दलित परिवारों का कब्जा है उस जमीन पर विवाद है। इन दलित परिवारों का जमीन पर कब्जा को लेकर के दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास चल रहा है। जब पीड़ित परिवार का आरोप है कि बुधवार शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया, मारपीट के साथ उनके घर में आग लगा दिया गया। दोस्तों, बिहार पर्यटन के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य। यहाँ गया बौद्ध महाबोधि मंदिर, पटना तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब, नालंदा वैशाली विश्व शांति स्तूप, सीतामढ़ी शेरशाह सूरी का मकबरा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जिन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इनके अलावा अब राज्य के यानी कि बिहार के ग्रामीण और इको पर्यटन स्थलों को निहारने में भी पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ावा हुआ है। जैसे में पर्यटकों को इनके आसपास में होटल, रिसोर्ट या फिर धर्मशाला न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार पर्यटकों के ठहरने की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना लेकर के आई है। राज्य में जिन लोगों के घर किसी भी पर्यटन स्थल के आसपास है वे उन्हें होटल की तरह पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा करके कमाई कर सकते हैं। जब प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना के जरिए लोगों के लिए कमियों का जरिया बना रही है, इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी है। जब बिहार में पर्यटकों के लिए लग्जरी होटल, बजट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला मौजूद है, लेकिन ये सुविधा उन्हें शहरी क्षेत्र के बाहर नहीं मिलती है। राज्य के पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान में बिहार के ग्रामीण और इको पर्यटकों को लुभा रहे हैं। होटल न होने के कारण पर्यटकों को इन इलाकों में ठहरने में दिक्कत होती है। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के समीप ठहरने की सुविधा को लेकर के उन्हें होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 का लोकार्पण किया गया है। जब पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि बिहार की संस्कृति, खान पान और फिर परंपराओं से रूबरू कराने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये योजना पूरे राज्य में चिन्हित पर्यटकीय स्थल पर लागू होगी, लेकिन रिसोर्ट, होटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग लॉजिंग गिरोह पर ये लागू नहीं होगी। दोस्तों, मुरमुरे खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। आप भी मुरमुरे शायद कभी ना कभी खाए होंगे अगर आप बिहार के हैं तो। बिहार के लोग तो मुरमुरे खाने के शौकीन हैं और इन्हें स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। मुरमुरे को अंग्रेजी भाषा में फेड राइस कहा जाता है। इसका सेवन कई तरह से किया जा सकता है। कई लोग इसे भेलपुरी बनाते हैं, जबकि कुछ लोग झालमुड़ी, चिक्की, लड्डू बनाते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ मुरमुरे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी माने जाते हैं। जी हाँ, मुरमुरे खाने से शरीर को कई लाभ पहुँचते हैं, इसलिए आप इनका सेवन जरूर करें। ये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। इन्हें खाने से क्या लाभ होता है शरीर में, हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल इस बीमारी में गेहूं, राई और जौ आदि चीज़ों का सेवन करना मना होता है। ऐसे में सीलिएक बीमारी से ग्रस्त लोग मुरमुरे खा सकते हैं। दरअसल मुरमुरे ग्लूटेन फ्री होते हैं और इस बीमारी के पेशेंट को ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ न खाने की सलाह दी जाती है। जैसे सीएल बीमारी में ग्लूटेन का सेवन करने से छोटी आंत को नुकसान पहुँचता है। वहीं पर वजन कम करने में भी मुरमुरे सहायक साबित होते हैं। जहाँ इन्हें खाने में वजन अपने आप कम होने लग जाती है। मुरमुरे में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है, जिसके चलते इनका सेवन करना लाभकारी साबित होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें डाइटरी फाइबर भी काफी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पेट भरा महसूस होता है और भूख कम लगती है। मुरमुरे खाने से शरीर को कई तरह के पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। रोज एक कटोरी मुरमुरे खाने से प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, नियासिन, थियामिन और राइबोफ्लाविन जैसी कई पोषक तत्वों की कमी शरीर में नहीं होती है। जो लोग इनका सेवन करते हैं उनके शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होती है। मुरमुरे का सेवन करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है और थकान की समस्या से निजात मिल जाती है। जी हाँ, मुरमुरे को सुरजापुरी में मुड़ी भी कहा जाता है। दरअसल मुरमुरे में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह शरीर कार्ब्स को ग्लूकोज में बदलता है, जो कि एनर्जी का मेन सोर्स होता है। इसलिए जिन लोगों को कमजोरी और फिर थकान की शिकायत रहती है वे लोग इनको अपनी डाइट में शामिल कर लें और रोज इनका सेवन करें। मुरमुरे खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज भी नहीं होती है। मुरमुरे में
इनमें डाइटरी फाइबर उच्च मात्रा में मौजूद होता है, जिसके चलते खाना सही से पच जाता है और कब्ज भी नहीं होती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है वे रोज खाना खाने के बाद थोड़े से मुरमुरे खा लें, उन्हें कब्ज की समस्या से आराम मिल जाएगा। मुरमुरे विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये तत्व इम्यून सिस्टम को ताकत प्रदान करता है और उन्हें खाने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है। ये थे मुरमुरे खाने से जुड़े हुए कुछ लाभ, जिन्हें जानने के बाद आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2024 पुनः खोले गए हैं। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। बिहार में नौकरी की बहार है, 52 पदों पर ये भर्तियां निकली है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ऑफिस अटेंडेंट के तहत भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कुल 26 पद हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास निर्धारित किया गया है। वहीं पर बिहार विधान परिषद सचिवालय ने सहायक शाखा अधिकारी, डीयू और स्टेनोग्राफर के तहत भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल 26 पद हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक 12वीं आदि निर्धारित किया गया है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उनकी कप्तानी में दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली खेल चुके हैं। जी, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं कक्षा में फेल हो गए हैं और जब वे क्रिकेट खेलने गए तो फिर वहाँ पानी ढोते थे। जहाँ लालू यादव के लड़के हैं, यही तेजस्वी की पहचान है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की असली पहचान क्या है। सिर्फ इसलिए कि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लोग उन्हें जानते हैं और इसी वजह से वे राजद के नेता भी हैं और इसी वजह से उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तेजस्वी यादव का किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के काम की भी आलोचना करते हुए कहा कि तेजस्वी को प्रशांत किशोर की चुनौती है कि वे जीडीपी को परिभाषित कर दें। उनका किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी और आरजेडी की राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके चुनाव जीतना है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध हो रहा है, जहां आए दिन तरह तरह के विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। राजद, कांग्रेस और सांसद पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के एक रैली भी निकाली, लेकिन नीतीश सरकार युद्ध स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का फरमान जारी कर रखा है। नए आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों ने 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की अंतिम तारीख दे दी है। जब तय समय सीमा के अंदर टारगेट पूरा करने में देरी और लापरवाही के कारण 3 मीटरिंग एजेंसी पर ऊर्जा सचिव ने कार्रवाई करते हुए हाई प्रिंट, एनसीसी, अडानी पावर एवं ईएसएल जैसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा सचिव ने दक्षिण एवं उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की है। इस बैठक में विद्युत आपूर्ति और फिर उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बैठक में साउथ बिहार के प्रबंधक निदेशक महेंद्र कुमार और फिर नॉर्थ बिहार कंपनी के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर नीलेश देवेरे ने भी मौजूद थे।